थोड़ा बहुत। आज आप लोगों के बायोलॉजी का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। और क्या प्लांट, वो तो नोट्स भेज दिए थे ना, उसमें समझा देते हैं, कुछ समझना है उसमें। एक बार पढ़ाए हैं हम रिप्रोडक्शन इन प्लांट, फ्लावर में तो बताए थे ना, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, याद है? न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन शायद आप क्लास में नहीं होंगी, तंत्रिकीय नियंत्रण और समन्वय में हमने पूरा बता दिया था, पूरा पढ़ाया हुआ है। देखिए जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके कॉपी में होगा, वही सेम चीज़ है, हम अभी दिखा देते हैं, सेम चीज़ है वो। हाँ, कंकाल तंत्र, कल का आप लोग क्लास देखे थे, ग्रुप में आपके गया था 30 क्वेश्चन का क्लास, गए देखे थे? हाँ, 30 में 30 नंबर आया ना, एक भी नंबर कटा नहीं ना, पूरा 30 आया। कितना? 26 नंबर, तो बाकियों का? बाकी लोग देखे ही नहीं, तो फुर्सते नहीं मिला होगा। कहीं वो ढोलक के जैसा बजा देंगे उस दिन से देखने लगोगे, समझ गया ना? अब इस कह रहे हैं तो नहीं समझ में आता है। ग्रुप में आपको भेजा गया था, पीडीएफ भी भेज दिया गया था, और आपने देखे थे, बाकी जो नहीं देखा था लाइव देखे थे। चलिए लाइव देखे तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो बाद में आपके ग्रुप में इसलिए भेजा जाता है कि आप उसको देख लीजिए, और नहीं देखते हैं तो गलत बात है, नहीं देखिएगा तो फिर फायदा कुछ नहीं है। और लास्टली वही फायदा भी आपको करेगा कि क्लास में पढ़ाया गया जो थ्योरी है वो बहुत हद तक काम नहीं आएगा जब तक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करिएगा। और हम बार बार अपने सीरीज में एक बात कहते हैं, प्रत्येक दिन जितना आप एमसीक्यू लगाइएगा उतना प्रीलिम्स के नज़दीक पहुंचिएगा, और एमसीक्यू से दूर भागिएगा, प्रीलिम्स आपसे उतना दूर भागेगा। थोड़ा सा आपका जब ग्रिप बन जाए, लेवल बन जाए, तो कुछ करना नहीं है, सुबह में उठते उठते बेड से उठे एक सेट 150 क्वेश्चन का बना लेना है, रात में सोने से पहले एक सेट 150 क्वेश्चन का बना लेना है, उतना ही प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सफिशियंट है। जैसे ही थोड़ा सा हम आपसे क्यों कह रहे हैं कि इंतजार नहीं करिए कि क्लास में हिस्ट्री शुरू हो तब आप शुरू करेंगे, पहले ख़त्म करने के लिए, क्योंकि सितंबर में आपका प्रीलिम्स है, तो जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीना डेली 2-2 सेट बना लीजिए, एक सेट सुबह में एक सेट शाम में, है ना? आंसर राइटिंग चलेगा, जैसे ही आपके हिस्ट्री, ये पॉलिटी में तो चल रहा है ना आंसर राइटिंग, नहीं चल रहा है? अच्छा, सर बताएंगे। हमने तो कहा है, देखिए कि
अपवादों के विषय को रसायन शास्त्र कहते हैं। केमिस्ट्री का जो हम डिफिनीशन लिखवाते हैं वो लिखवाते हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी वेयर वी स्टडी अबाउट एक्सेप्शन, ठीक है। विज्ञान की वह शाखा जिसमें अपवादों का अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। चलो छोड़ो, आज इसको खत्म कर देते हैं। आपका रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी में इसमें प्लांट आप जो कह रहे हैं उस प्लांट में कुछ है नहीं, आपको हमने पढ़ाया था, एक बार ध्यान से देख लो। ये पीडीएफ गया है ना, तो इसमें तुम लोगों को क्या करना है, ये वाला सब बढ़िया से लिख के याद कर लेना है, ठीक है, कि किस प्लांट का कौन सा भाग आप खाते हैं, ठीक है। जैसे पूछा जाए लीची का क्या खाते हैं, तो एरिल खाते हैं, ठीक है, एरिल पार्ट है जो लीची का खाया जाता है, तो ये आपको याद कर लेना है। ये रटने वाला, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आप भोजन में क्या खाते हो उसमें क्या कॉन्सेप्ट दिया जाएगा वो आपको रटना है। चना या मूंगफली का क्या खाते हैं, इम्ब्रियो या लीफलेट्स खाते हैं, ठीक है। चना का साग भी बनता है ना, तो उसका बीज पत्र भी खाते हैं, और भ्रूण मतलब उसका इम्ब्रियो, जो चना आप खाते हो वो क्या है, इम्ब्रियो है। कटहल का क्या खाते हैं, परिदल पुंज एवं बीज, कटहल का बीज भी खाया जाता है और उसका एपीकार्प भी खाया जाता है। सहतूत का क्या खाते हैं, रसीले परिदल पुंज, यानी उसको पूरा का पूरा जो ये है कार्पेल है उसको बोलते हैं। अनानास का क्या कहते हैं, परिदल पुंज। नारंगी का जूसी हेयर। केले का मध्य एवं अंतः फल भित्ति, इंडोकार्प और मिडिल कार्प, ठीक है, उसका वो खाते हैं। गेहूं का क्या खाते हैं, भ्रूणपोष और भ्रूण हो जाएगा। काजू का पुष्पवृंत या बीज पत्र, इसको आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। तो रटना होगा आपको, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। उसके बाद जो आप कह रहे हैं कि ये बताइए, तो इसमें दो चीज़ और तुमको याद कर लेना है। क्या क्या, एक होता है पार्थेनोजेनेसिस फ्रूट और एक होता है ट्रू फ्रूट, ठीक है। दो तरह के फल होते हैं, सत्य फल और असत्य फल, ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट। तो इसको देखो, पार्थेनोजेनेसिस जो फ्रूट है इसमें इसी को क्या कहा जाता है, अनिषेक जनन फल इसको कहा जाता है। तो देखो इसमें पढ़ोगे क्या लिखा हुआ है, बिना निषेचन का यानी बिना फर्टिलाइजेशन का अंडाशय की वृद्धि कर, बिना निषेचन का अंडाशय की वृद्धि कर फल का निर्माण होना अनिषेक जनन कहलाता है, यानी फर्टिलाइजेशन वहां पर नहीं हुआ है। और किसका निर्माण हो गया है, फूल का निर्माण, बीज का निर्माण हो गया है, उसी को कहा जाता है अनिषेक जनन। अनिषेकित फल में निषेचन के अभाव में भ्रूण तथा भ्रूणपोष का निर्माण नहीं हो पाता, जिससे फल में बीज नहीं होते हैं। तो जिस फल में आपको बीज नहीं मिले वो आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स फ्रूट हो जाएगा। जैसे आपसे पूछे कि काजू क्या है, तो क्या कहोगे, फॉल्स फ्रूट है। बादाम क्या है, फॉल्स फ्रूट है। सेब क्या है, फॉल्स फ्रूट है, ठीक है। अंगूर जो हो जाएगा वो हो जाएगा। तो इस तरह के जो फल होते हैं उनको क्या कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट कहा जाता है। तो सेब में मिडिल बीज नहीं होता, उसमें कई सारे बीज होते हैं, ठीक है। तो मिडिल बीज जिसमें अवेलेबल हो उसको कहते हैं। और अधिकांश फल का विकास किससे होता है, ओवरी से होता है। और ओवरी से विकसित फल क्या कहलाते हैं, ट्रू फ्रूट कहलाते हैं, सत्य फल कहलाते हैं, ठीक है। जब फल का विकास अंडाशय के अतिरिक्त फूल के किसी अन्य भाग से होता है तो उसे क्या कहा जाता है, फॉल्स फ्रूट। ऐसे समझना, जैसे मान लो क्या होता है, फ्लावर जो होता है वो फ्लावर किस में पाया जाता है, केवल फ्लावर केवल किस में पाया जाता है, बताइए। फ्लावर प्लांट के किस फाइलम में पाया जाता है, एंजियोस्पर्म में। और फ्लावर को क्या बोला जाता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। फ्लावर को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट, पौधों का प्रजनन अंग बोला जाता है फूल को, ठीक है। तो इस तरह का मान लो कोई फ्लावर है, फूल है, फूल अधिकांशतः क्या होता है, डायोसियस। क्या होता है, डायोसियस। डायोसियस मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट इन सेम बॉडी, ठीक है, मेल और फीमेल। और यही एनिमल में अगर बात किया जाए तो फूल में हमने क्या कहा, डायोसियस वर्ड का यूज किया, यानी नर और मादा दोनों जननतंत्र एक ही शरीर में पाए जाएंगे, ठीक है। और एनिमल्स जो होते हैं अगर उनमें नर और मादा जननतंत्र एक ही में पाया जाए तो उसको बोला जाता है हर्माफोर्डाइट। क्या बोलते हैं, हर्माफोर्डाइट। जैसे एग्जाम्पल के रूप में जो अर्थवर्म होता है, केचुआ, अर्थवर्म, तो जो केचुआ होता है जिसको फ्रेंड ऑफ फार्मर हम लोग कहते हैं, यह कौन सा ऑर्गेनिज्म है, हर्माफोर्डाइट है, यानी इसके शरीर में नर और मादा जनन तंत्र एक ही शरीर में पाए जाते हैं। तो एनिमल के केस में क्या बोला जाता है, हर्माफोर्डाइट। और प्लांट के केस में क्या बोला जाता है, डायोसियस। याद रहेगा,
तो अधिकांश जो फूल होते हैं वह क्या होते हैं, डायोसियस होते हैं। तो जो भी डायोसियस फ्लावर होगा, याद रखोगे, जो भी फूल डायोसियस होगा उसमें अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो वह सेल्फ पॉलिनेशन के माध्यम से होता है। सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको स्वपरागण कहते हैं। अब स्वपरागण क्या है उसको समझना। पॉलिनेशन जो है यह प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप होता है, परागण। पौधा अगर लैंगिक जनन करेगा तो किस विधि से करेगा, पॉलिनेशन। और ये पॉलिनेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन और दूसरा क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। दो तरह का होता है। अब सेल्फ पॉलिनेशन केवल किस में होगा, डायोसियस प्लांट में। क्रॉस पॉलिनेशन किस में होगा, मोनोसियस प्लांट में होगा, जो एक प्लांट जिसमें सिंगल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पाया जाएगा। अब देखो ये वाला जो हिस्सा देख रहे हो, ये फ्लावर का क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक है, फ्लावर का ये क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको क्या कहते हैं हम लोग, एंथर। क्या कहते हैं, पुंकेसर या एंथर, या फिर इसको एंड्रोसियम भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, एंड्रोसियम भी इसको कहेंगे। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये बीच वाला जो हिस्सा है यह फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पूरा का पूरा। इसमें सबसे ऊपरी हिस्सा एस्टिग्मा कहलाता है। बीच वाला हिस्सा जो है इसको एस्टाइल कहते हैं, और ये वाला भाग जो है इसको क्या कहते हैं, ओवरी। तो एस्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ये तीनों मिलकर के फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बनाते हैं, और सम्मिलित रूप से इन तीनों को क्या बोला जाता है, गाइनोसियम। क्या बोला जाएगा, गाइनोसियम। हिंदी में बोलेंगे स्त्री केसर। तो एंड्रोसियम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गाइनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फ्लावर का। अब यहाँ पर ये जो एंड्रोसियम है इसमें मेल गैमिट बनता है, जिस मेल गैमिट को क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन। हिंदी में कहते हैं पराग कण या पॉलन ग्रेन। ठीक है, यह नर जनन युग्मक है फूल का। और यहाँ जो ओवरी है, इस ओवरी में क्या बनता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव गैमिट, जिसको कहते हैं ओव्यूल। क्या कहते हैं, ओव्यूल। हिंदी में इसको कहा जाता है बीजांड। ठीक है, ओव्यूल हिंदी में बीजांड। तो जो आपने लिखा ना कि सत्य फल किसे कहते हैं, तो सत्य फल उन्हें कहते हैं जिस फल का निर्माण इस बीजांड के द्वारा हुआ है, उसको क्या बोलेंगे, सत्य फल। और जिस फल का निर्माण बीजांड से नहीं हुआ है, पौधे के फूल के किसी अन्य भाग से हो गया है, पत्ता से हो गया, कार्पेल से हो गया, सेपल से हो गया, पेटल से हो गया, तो उसको क्या बोला जाएगा, फॉल्स फ्रूट। तो ट्रू फ्रूट किससे जन्म लेगा, बीजांड से, ओव्यूल से। और फॉल्स फ्रूट किससे जन्म लेगा, बाकी से। समझ गए, प्लांट के और दलपुंज से लेगा। समझ में आया, तो इससे आपको याद कर लेना है एक चीज। दूसरा समझो आप पॉलिनेशन क्या है। अब यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन बना, यह पॉलन ग्रेन यहाँ से उठ करके कहाँ पर चला आया, एस्टिग्मा पर। तो इसी को ना पॉलिनेशन कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू एस्टिग्मा। तो डायोसियस फ्लावर में आराम से आ जाता है, जबकि मोनोसियस प्लांट कई प्रकार के होते हैं। अब जैसे कई सारे मोनोसियस प्लांट हैं जिसमें एंटीमोफिली माध्यम से क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन। तो पूछा जाए एंटीमोफिली इज द मोड ऑफ पॉलिनेशन, कैसा पॉलिनेशन, सेल्फ या क्रॉस, तो क्या कहिएगा, क्रॉस पॉलिनेशन है। किसके माध्यम से यह होगा, तो इंसेक्ट्स के माध्यम से, कीट पतंगों के माध्यम से होगा। ठीक है, वहीं पर आपसे पूछे कि एक और रिप्रोडक्शन है पॉलिनेशन में, एनीमोफिली कहते हैं, एनीमोफिली। यह किससे होगा, विंड से, हवा से होगा। ठीक है, एक और फिल पूछे आपसे कैरियोफिली, तो कैरियोफिली पूछे किससे होगा, तो क्या कहिएगा, चमगादड़ से होगा। कैरियोफिली किससे होगा, चमगादड़ से। पूछे आपसे जूफिली, यह किससे होगा, तो क्या कहिएगा, एनिमल्स से। तो क्रॉस पॉलिनेशन का अलग अलग मेथड होता है, जिसमें ये सब है, एंटीमोफिली कीट से, एनिमोफिली हवा से, कैरियोफिली चमगादड़ से, जूफिली किसी जंतु से। ठीक है, हाइड्रोफिली भी होता है जो पानी से होता है। समझ गए, तो किसी माध्यम से अगर सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो अपने आप यहाँ से स्टिग्मा, एंथर से स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन चला गया। अब उस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा से कहाँ पहुंचना है, ओवरी में। तो आपको याद होगा हमने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में आपको कीमोट्रॉफिज्म बताया था। कीमोट्रॉफिज्म में क्या कहे थे हम कि इस पॉलन ट्यूब के अंदर टेम्पोररी, इस पूरे के पूरे स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी के अंदर टेम्पोररी एक क्या बनेगा, पॉलन ट्यूब। और पॉलन ट्यूब से होता हुआ यह पॉलन ग्रेन कहाँ चला आएगा, ओवरी के भीतर। इसी को क्या कहे थे, कीमोट्रॉफिज्म। याद है कीमोट्रॉफिज्म,
कीमोट्रॉफिज्म की क्या परिभाषा लिखवाए थे? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा विदिन पॉलन ट्यूब, लिखवाए थे ना? बोलिए नहीं रहे हो जी, डिफिनेशन लिखवाया हुआ है। तो यह आपका कीमोट्रॉफिज से यहाँ से पॉलन ग्रेन कहाँ आ गया? ओवरी में, और ओवरी तो किससे मिल जाएगा पॉलन ग्रेन? ओव्यूल से, और ओव्यूल और पॉलन ग्रेन दोनों मिला तो क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन, और फर्टिलाइजेशन हो जाए तो जाइगोट बन जाएगा, जाइगोट बनेगा तो सीड बन जाएगा, इसी को कहते हैं ट्रू फ्रूट। आई बात समझ में? बाकी फॉल्स फ्रूट है। तो इस तरह से प्लांट में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा तो लेयरिंग माध्यम से कर सकते हो आप, ग्राफ्टिंग मेथड से कर सकते हो, स्टेम कटिंग मेथड से कर सकते हो, ठीक है? तो वो सब ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है, और ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लैंगिक जनन है। क्लियर है? केला है आपका, तो उससे कोई बहस नहीं है, ठीक है? काजू हो जाएगा। एग्जाम्पल में जो पीडीएफ आपको भेजे तो उसमें सब है, देखो ना, दिखाते हैं। हाँ, रिफ्लेक्सिया हो जाएगा। बस 1 मिनट रुको, सब तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। देखो, हम पढ़ने से बच रहे थे, तुम लोग पढ़वाइयो दोगे इतना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, ठीक है? इसमें देखो, पौधों का जनन अंग फूल है। फूल तने के जिस डंठल द्वारा जुड़ा रहता है उसे क्या कहते हैं? पेडिकल कहते हैं, ठीक है? पेडिकल के ऊपर का भाग थैलेमस कहलाता है, इस पर फूल बनता है, पुष्पासन। गेंदा के फूल में खूब बढ़िया से दिख जाएगा। थैलेमस के ऊपर के फूल के सभी भाग निश्चित क्रम में व्यवस्थित रहते हैं, वही सब इसका भाग है फूल का, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है? तो कैलिक्स का क्या काम है? यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज का निर्माण करता है, ठीक है? ये सब लिख लेना है तुमको कॉपी में, पीडीएफ भेज दिए, इसका मतलब उसको धागे सेक मत लेना मोबाइल में, उससे क्या करना है, उसको रख करके लिख लेना कि कैलिक्स का क्या काम है, हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस। बहुत ही सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहोगे कि सर पढ़े भी नहीं किए, कुछ एग्जाम में आएगा तो इसको लिख लेना। कॉपी हम निश्चित रूप से जिस दिन चेक करेंगे घनघोर बेइज्जती करेंगे क्लास में, अभी हल्का में ले रहे हो तो। कैलिक्स का क्या काम है? प्रकाश संश्लेषण में हेल्प करेगा, ग्लूकोज का निर्माण करेगा। दूसरा, कली अवस्था के अंदर अंगों को सुरक्षित रखता है, यानी जो बड बनता है तो बड से ही क्या बनेगा? फ्लावर। तो बड के अंदर तो ये सब छुपे हुए हैं ना, तो सबको सेफ भी रखता है। आगे क्या है? कोरोला, पुष्प का वह भाग अक्सर रंगीन या सफेद होता है तथा कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। तो फूल के तरफ जो कीट आते हैं, यानी एंटीमोफिली की बात हो रही है ये, ठीक है? तो कौन आकर्षित करता है? कोरोला। उसके बाद है आपका क्या? मोनोकॉट। तो एक बीज पत्री मोनोकॉट पौधे के फूल में कैलिक्स और कोरोला में कोई अंतर नहीं रहता है। ऐसे पुष्प के पहले तथा दूसरे भाग, यहाँ पेटल होगा, क्या होगा? पेटल कहलाता है, और इसके चक्र को पेरियंथ कहा जाता है। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर करो। एंड्रोसियम देखो, यह पुष्प का नर भाग है। यह भाग कई लंबी लंबी रचनाओं से बनी होती है। इसे स्टेमेंस या पुंकेसर कहा जाता है। प्रत्येक स्टेमेंस के 2 भाग होते हैं, लंबा भाग जिसको फिलामेंट कहा जाता है। अभी आपने एंड्रोसियम देखा ना, तो ऊपर में क्या था? एंथर, और उसका जो डंठल वाला पूरा लंबा भाग था उसको क्या कहेंगे? फिलामेंट। फिलामेंट कहेंगे ना, हाँ, फिलामेंट, ठीक है? तथा अग्रभाग क्या कहलाएगा? एंथर। सबसे ऊपर में जिस पर पॉलन ग्रेन बन रहा है वो एंथर, और पूरा उसका, अरे फोटो से देख बोका, ये वाला जो पूरा भाग है इसको क्या कहोगे? फिलामेंट। ये भाग क्या हो गया? फिलामेंट। और ये भाग क्या कहलाएगा? एंथर, ठीक है? जैसे यहाँ पर क्या है? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वैसे ही ये आपका फिलामेंट है और ये एंथर है, ठीक है? उसके बाद देखिए गाइनोसियम। तो गाइनोसियम को हिंदी में जायांग या स्त्री केसर कहते हैं। यह पुष्प का मादा भाग है। यह भाग कार्पेल इकाई से मिलकर बना होता है। प्रत्येक कार्पेल 3 भाग में होते हैं। सबसे नीचे फूल को अंडाशय कहते हैं, मध्य भाग को स्टाइल या वर्तिका कहते हैं, अग्र भाग जो थोड़ा फूली हुई तथा चिपचिपा होता है उसे स्टिग्मा कहते हैं। कैलिक्स और कोरोला को फूल का सहायक भाग कहते हैं तथा एंड्रोसियम और गाइनोसियम को फूल का आवश्यक भाग कहते हैं। यह फूल में सिर्फ अगर क्वेश्चन आया कि जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, बार बार यह क्वेश्चन रिपीट होता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण भाग उसका फूल होता है। क्या होता है? फूल होता है। बार बार यह प्रश्न एग्जाम में रिपीट हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो कैलिक्स और कोरोला
सहायक होते हैं, जबकि आवश्यक भाग क्या है, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। जब फूल में सिर्फ एंड्रोसियम या गाइनोसियम रहते हैं, एंड्रोसियम या गाइनोसियम दोनों में से कोई एक, तो उस फूल को क्या कहते हैं, एक लिंगी। और जब दोनों उपस्थित हो तो उन्हें उभयलिंगी कहते हैं। अधिकांश पौधे के फूल एक लिंगी ही होते हैं। अब अधिकांश पौधा जब एक लिंगी है तो उसमें सेल्फ पॉलिनेशन की क्रॉस पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। और जिसमें दोनों रहेगा उसमें सेल्फ पॉलिनेशन, तो यहां क्रॉस पॉलिनेशन होगा। आगे देखिए पॉलिनेशन क्या है, तो पराग कोष एंथर से पॉलिन ग्रेन का निकल करके स्टिग्मा पर पहुंचने की प्रक्रिया पॉलिनेशन कहलाती है, ठीक है। पॉलिनेशन कितने प्रकार का, दो, स्वपरागण, परपरागण, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ पॉलिनेशन क्या है, जब एक ही फूल के परागकण यानी पॉलिन ग्रेन उसी फूल के स्टिग्मा पर पहुंचते हैं, माने जो फूल बनाया तो उसी के अंतर से स्टिग्मा पर पहुंच गया, उसी पौधे के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं, तो उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन केवल किसमें होगा, उभयलिंगी। उभयलिंगी मतलब डायोसियस, जिसमें मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा। सूर्यमुखी बालसम पौधों में स्वपरागण होता है, ठीक है। परपरागण, जब एक पुष्प के परागण दूसरे पौधे पर स्थित पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। यानी फूल क्या हो जाएगा, बदल गया, फूल बदल गया, स्पेसीज सेम रहना चाहिए। अब एगो फूल है दूसरा प्रजाति के फूल के साथ वो कभी पॉलिनेशन नहीं करेगा, ठीक है। प्रजाति क्या रहनी चाहिए, समान रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए। अधिकांश पौधों में पॉलिनेशन पर परागण क्रॉस पॉलिनेशन द्वारा ही होता है, क्योंकि अधिकांश कैसे फूल होते हैं, मोनोसियस। पर परागण हेतु किसी बाहरी कारक की आवश्यकता होती है। क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो एक्सटर्नल एजेंट चाहिए आपको, जो पराग कण को, पॉलिन ग्रेन को एक फूल के पराग कोष से यानी एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा तक पहुंचा दे। बाह्य कारक एक्सटर्नल फैक्टर जिसके द्वारा प्रायः पर परागण होता है वे हैं, वायु को क्या बोलेंगे, एनिमोफिलस। जल कीट को क्या बोलेंगे, एंटेमोफिलस। जल को क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलस। जंतु को जूफिलस, पक्षी को ऑर्निथोफिलस, घोंघा को मेलियोफिलस, चमगादड़ को कैरियोप्टोफिलस, ठीक है। तो याद कर लेना है, याद हो जाएगा कोशिश। अरे याद अगर नहीं रहेगा ना, ऑप्शन देगा तो तुम कर लोगे। अब देखना यहाँ पे वायु के स्टडी को क्या बोलते हैं, एनिमोलॉजी। कीट के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंटेमोलॉजी। तो याद हो गया ना। जल को क्या बोला जाता है, हाइड्रो, तो हाइड्रोलॉजी से जल हो गया तो हाइड्रोफिलस। जंतु को क्या बोलते हैं, जंतु का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है, तो जू लग गया तो जंतु। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, तो ऑर्निथोफिलस। घोंघा का, चमगादड़ का याद कर लेना, बात बाकी हो जाएगा। चल अब निषेचन क्या कहलाता है, अब इसी में ट्रू फ्रूट और फॉल्स फ्रूट आ जाएगा, वो समझा दिए, तुम लोग समझ गए हो। एक बार पढ़ लेना घर पर, जो डाउट होगा वो पूछ लेना, ठीक है। हाँ पॉलिनेशन का पूछा था, क्या पूछा था, वास्तविक फल है, चुनना है तो आराम से चुने, रट ही लीजिए ना 4-5 का नाम, ठीक है। फॉल्स फ्रूट पूछा था तो एप्पल। ट्रू फ्रूट पूछा था तो आलू बुखारा। अब देखो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन तो समझ रहे हो, निषेचन। फर्टिलाइजेशन के बाद फूल के सभी भाग में क्या क्या परिवर्तन होते हैं, एक बार इसको याद कर लेना है। कोरोला क्या होता है, सूखकर गिर जाता है, निषेचन हो जाएगा तो कोरोला खत्म। ओवरी क्या होता है, किस में बदल जाता है, फल में बदल जाता है, ठीक है। ओवरी की भित्ति यानी ओवरी का जो वाल होता है, आउटर वाल होता है, वह किस में बदल जाता है, पेरिकार्प। पेरिकार्प मतलब किसी भी फल का जो छिलका होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्प बोलते हैं। तो अंडाशय का जो भित्ति, जो ओवरी का बाहर का वाल है, वह किस में बदल जाता है, पेरिकार्प में। ओव्यूल किस में बदल जाता है, बीज में। ओव्यूल ही सीड बन जाता है, ये सब याद कर लेना है। बीजांड का अध्यायवरण यानी इंटेगुमेंट्स जो है, यानी बीजांड मतलब ओव्यूल, ओव्यूल का जो बाहरी हिस्सा है वह किस में बदल जाता है, सीड कोट में। बीज खेल नहीं होगा, खोल होगा, ठीक है। किस में बदल जाता है, सीड कोट।
यही सीड कोट किस में नहीं होता है, किस फ्लावर में, बस किस फाइलम में नहीं होता है? सीड कोट एब्सेंट आउटसाइड दी सीड, किस फाइलम में? जिम्नोस्पर्म में। लिखवाए थे ना, तो जिम्नोस्पर्म में नहीं होगा, बाद बाकी सभी में होगा। तो जो बीजांड का बाहर का इंटेगुमेंट्स है वह सीड कोट में बदल जाता है, और जो जाइगोट है वो एम्ब्रियो में बदल जाता है। क्लियर? यही कथा कहानी था। हाँ, इसको लिख लीजिएगा, आपको चला गया है पीडीएफ, उसको नोट कर लीजिएगा। फ्लावर वाला कल नहीं लिखाए थे, वो नोट कर लीजिएगा आप लोग। हो जाएगा अब? और कोई डाउट? अब चलो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, हेडिंग बना लो, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें डैश देकर के लिखिएगा पहला पॉइंट, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, branch of biology where we study about relationship between organism and environment, where we study about relationship between organism and environment is called ecology, is called ecology। हो गया? हिंदी वाले लोग लिखेंगे विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव और उसके वातावरण के बीच संबंध का, जीव और उसके वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं, उसे पारिस्थितिकी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिएगा, टर्म इकोलॉजी was firstly used by H. Rater, R-E-I-T-E-R, Rater, and the definition of ecology was given by Ernest Haeckel, E-R-N-E-S-T, अर्नेस्ट हैकल, H-A-C-K-E-L। हिंदी वाले लोग लिखेंगे पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग, पारिस्थितिकी प्रयोग नहीं किया था, इकोलॉजी इंग्लिश वैज्ञानिक था, पारिस्थितिकी हम लोग जबरदस्ती बिहार में बना दिए, ठीक है। वर्ड क्या है? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी लिख लेना ब्रैकेट में। इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग H. Rater, R-E-I-T-E-R, रेटर ने किया था, जबकि इसकी परिभाषा अर्नेस्ट हैकल, E-R-N-E-S-T, अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था, अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया था। अगला पॉइंट लिखिएगा, इकोसिस्टम
ecosystem consists both biotic and abiotic components, both biotic and abiotic component। पारितंत्र में जैव तथा अजैव दोनों जीव होते हैं, जैव तथा अजैव दोनों जीव होते हैं। ठीक है, अगला हेडिंग बनाइएगा बायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट में डैश दे करके लिखिएगा। बताएंगे, सबको डिफाइन करेंगे। पहला लिखिएगा इसमें बायोटिक कंपोनेंट, हिंदी में कहेंगे इसको जैव घटक। जैव घटक डैश दे करके लिखिएगा। इट इंक्लूड प्रोड्यूसर कॉमा कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर हिंदी वाले लोग लिखिएगा इसमें उत्पादक कॉमा उपभोक्ता और अपघटक शामिल हैं, और अपघटक शामिल हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा प्रोड्यूसर आर ऑटोट्रॉफिक। क्लोरोफिलस ऑर्गेनिज्म। उत्पादक स्वपोषी क्लोरोफिल युक्त जीव हैं। उदाहरण सायनोबैक्टीरिया एवं हरे पौधे ग्रीन प्लांट्स। अगला पॉइंट लिखिएगा कंज्यूमर्स और फैगोट्रॉप्स PHAGOTROPS फैगोट्रॉप्स आर हेट्रोट्रॉफिक। हिंदी वाले लोग लिखेंगे उपभोक्ता परपोषी होते हैं। परपोषी ब्रैकेट में लिखिएगा फैगोट्रॉप्स PHAGOTROPS फैगोट्रॉप्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर। उपभोक्ता के 3 प्रकार हैं। उपभोक्ता के 3 प्रकार हैं। पहला प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। पहला लिखिएगा प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। डैश देकर के लिखिएगा दे आर हर्बीवोरस। ये शाकाहारी जंतु हैं। ये शाकाहारी जंतु हैं। एग्जाम्पल में लिख लीजिए ग्रेजिंग कैटल चरने वाले जंतु। उदाहरण में लिख लीजिएगा चरने वाले जंतु, यानी जितना घास खाने वाला जंतु है सब क्या आ जाएगा प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा सेकेंडरी कंज्यूमर। दूसरा लिखिएगा सेकेंडरी कंज्यूमर। डैश देकर के लिखिएगा दे आर ओमनीवोरस। ये सर्वाहारी होते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता में लिखिएगा
ये सर्वाहारी होते हैं। उदाहरण में लिखिएगा डॉग, कैट, ह्यूमन एक्सेट्रा। और तीसरा लिखिएगा तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर। तृतीयक उपभोक्ता, टर्शियरी कंज्यूमर, इसमें डैश देकर के लिखिएगा दे आर हायर कार्निवोरस। दे आर हायर कार्निवोरस, ये उच्च मांसाहारी जंतु हैं। ये उच्च मांसाहारी जंतु हैं। उदाहरण में लिख लीजिएगा शेर, बाघ, चीता इत्यादि। हो गया। पहला क्या लिखे? प्रोड्यूसर। दूसरा क्या लिखे? कंज्यूमर। और तीसरा लिखो डिकम्पोजर, अपघटक। तीसरा लिखिएगा डिकम्पोजर, अपघटक। डिकम्पोजर, तीसरा में क्या लिखेंगे? डिकम्पोजर, अपघटक। इसमें डैश देकर के लिखिएगा दे आर सेप्रोट्रॉप्स। दे आर सेप्रोट्रॉप्स। सेप्रोट्रॉप्स। इट कंसिस्ट, कॉमा देके, इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई। मोस्टली ऑफ बैक्टीरिया एंड फंजाई which live on dead organic matter, which live on dead organic matter। हिंदी वाले लोग अपघटक में लिखेंगे ये मृत जीवी जीव हैं। मृत जीवी ब्रैकेट में लिख लेना सैप्रोफाइटिक। मृत जीवी जीव ब्रैकेट में सैप्रोफाइटिक, SAPROPHYTIC ब्रैकेट बंद, जीव हैं जो सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्वहन करते हैं। सड़े गले कार्बनिक पदार्थों पर निर्वहन करते हैं। उदाहरण में लिख लो, इंग्लिश वाले उदाहरण नहीं लिखेंगे, वो लिख चुके हैं। बैक्टीरिया, कॉमा कवक इत्यादि। अब एक छोटा सा हेडिंग बनाइएगा फूड चेन, आहार श्रृंखला। फूड चेन, आहार श्रृंखला। इसमें डैश देकर के लिखिएगा द ट्रांसफर ऑफ फूड, द ट्रांसफर ऑफ फूड एंड एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। The transfer of food and energy from one organism to another in a natural community is called food chain। हिंदी वाले लोग लिखेंगे भोजन तथा ऊर्जा का एक जीव से दूसरे जीव तक प्राकृतिक समुदाय में स्थानांतरण आहार श्रृंखला कहलाता है। आहार श्रृंखला कहलाता है। हो गया। एक वो बनता है ना, उसमें लिख लेना ग्रास, एरो दे करके, उसको कौन खाएगा? ग्रास ऑपर। फिर फ्रॉग, स्नेक, ईगल बनता है ना वो, पहले लिखो क्या? ग्रास। हाँ? वो वेब नहीं, इसमें होगा, वो लिख लोगे आप लोग, इसमें तो होगा ही, इसमें हम बाद में आते हैं। हाँ ये वाला बना लो, घास, कीट, मेढक, पक्षी। फिर पौधा, कृमि, पक्षी, बिल्ली, ऐसे करके ये दोनों बना लीजिए। दो है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर।
हो गया? ना नीचे नहीं, बस वो वही दो। हो गया? अब फूड चेन में क्या हुआ? सबसे पहले कौन है? प्रोड्यूसर। इसको फिर समझाएंगे। अगला पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट नोट में लिखिएगा। नोट में, एनी फूड चेन स्टार्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर, एनी फूड चेन स्टार्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड लास्ट इन डिकम्पोजर, एंड लास्ट इन डिकम्पोजर, any food chain started from producer and last in decomposer। आहार श्रृंखला उत्पादक से शुरू होकर अपघटक पर समाप्त हो जाती है, अपघटक पर समाप्त हो जाती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, एरो ऑफ फूड चेन, arrow of food chain indicate the direction of flow of energy, direction of flow of energy, comma 90% energy, 90% ऊर्जा, 90% energy is lost at every trophic layer, every trophic level, comma this theory was given by Lindemann, this theory was given by Lindemann, LINDMANN। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, तीर का निशान देखो, तीर का निशान वो भी लिखा है, ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है। तीर का निशान ऊर्जा के प्रवाह को दर्शाता है, कॉमा प्रत्येक स्तर पर 90% ऊर्जा नष्ट हो जाती है, कॉमा यह सिद्धांत लिंडमैन द्वारा, LINDMANN, लिंडमैन द्वारा दिया गया था। हो गया? अब चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा छोटा सा हेडिंग बनाना, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल, ECOLOGICAL, इकोलॉजिकल पिरामिड। इसको लिखना T1, T2, T3, T4, T5। इसको कहेंगे अपराइट पिरामिड। क्या भी रुक जाओ,
अब ये उल्टा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका क्या, T5 T4 T3 T1 T1 हो जाएगा। ये क्या लगेगा आपका इन्वर्टेड पिरामिड। इद्दू को पहले पिरामिड बनाइए। इसको अपराइट पिरामिड ही कहते हैं, अपराइट। इसमें लिखिएगा पहला पॉइंट, चार्ल्स एल्टन, अभी बना रहे हैं, बनाइए जल्दी जल्दी बनाओ, धीरे धीरे क्यों बना रहे हो। पहला पॉइंट लिखना है, चार्ल्स एल्टन, ELTON first gave the concept of ecological pyramid. Charles Elton first gave the concept of ecological pyramid. हिंदी वाले लोग लिखेंगे चार्ल्स एल्टन, ELTON, एल्टन ने पारिस्थितिक पिरामिड का धारणा दिया। इट इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शन of producer, consumer and decomposer। हिंदी वाले लोग लिखेंगे, यह पोसी स्तर पर ग्राफ के द्वारा उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक को दर्शाने का तरीका है। जो लाइन लिखे हो क्लियर है ना, नहीं होगा तो अभी करेंगे क्लियर, ठीक है। चलिए अगला लिखिएगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पिरामिड। There are 3 types of pyramid। पहला pyramid of number, ब्रैकेट में लिखिएगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर यूनिट एरिया हो गया। दूसरा लिखिएगा पिरामिड ऑफ मास, ये वाला आपने लिखा है ना पिरामिड ऑफ नंबर, उसके सामने एक पॉइंट लिख लीजिएगा, इट रिप्रेजेंट पॉन्ड एंड ग्रास इकोसिस्टम, पॉन्ड एंड ग्रास इकोसिस्टम, ब्रैकेट में लिख लेना अपराइट। यानी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, पिरामिड ऑफ नंबर किसे दर्शाता है, तो पॉन्ड और ग्रासलैंड को दर्शाता है, और वो हमेशा कैसे बनेगा, तो इस फॉर्म में बनेगा, अपराइट फॉर्म में बनेगा।
ठीक है, हिंदी वाले लोग लिख लेंगे, हिंदी वाले सेम लिखना होगा। पिरामिड हाँ लिख लिया है ना, पिरामिड ऑफ नंबर ब्रैकेट में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, इसी में डैश दे करके लिखिएगा, इसी में फर्स्ट पॉइंट है ये, पिरामिड ऑफ नंबर में ही लिखिएगा। यह तालाब और घास के मैदान को दर्शाता है। भूगोल में पढ़ना है आप लोगों को, घास का मैदान, उससे हर बार क्वेश्चन 1 से 2 बीपीएससी में आता ही आता है। यह तालाब और घास के मैदान को दर्शाता है, ब्रैकेट में लिख लेना अपराइट, UPRIGST, अपराइट, यह हमेशा अपराइट रहेगा। दूसरा लिखिएगा पिरामिड ऑफ मास, दूसरा पिरामिड ऑफ मास, डैश देकर के लिखना। इट रिप्रेजेंट ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, ब्रैकेट में लिखिएगा अपराइट, अपराइट, एंड इट इज इन्वर्टेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम, इन्वर्टेड इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। ग्रासलैंड और फॉरेस्ट को जब यह दिखाएगा तो कैसा रहेगा, अपराइट, ऊपर की ओर, और जब यह एक्वेटिक रीजन दिखाएगा तो कैसा हो जाएगा, इन्वर्टेड। हिंदी वाले लिख लेंगे डैश दे करके, जब यह घास के मैदान तथा जंगल को दर्शाएगा, ब्रैकेट में लिख लेना अपराइट, कॉमा, जब यह जलीय पारितंत्र को दर्शाएगा, इन्वर्टेड, ब्रैकेट में इन्वर्टेड। और तीसरा लिखिएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ एनर्जी, जलीय पारितंत्र को दर्शाएगा तो इन्वर्टेड, ब्रैकेट में इन्वर्टेड। तीसरा लिखिएगा पिरामिड ऑफ एनर्जी, डैश देकर के लिख लेना ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट, ऑलवेज अपराइट, ठीक है। अब चलो इससे एक बार फटाफट पीडीएफ से कर लेते हैं, तब क्लियर हो जाएगा पूरा। चलिए स्पीड में करेंगे इसलिए ध्यान से देखते जाइएगा। किसी जीव के चारों ओर फैली अजैव तथा जैव कारकों से निर्मित दुनिया जिसमें वह निवास करता है उसको पारितंत्र कहा जाता है या पर्यावरण कहा जाता है, ठीक है। पर्यावरण को साधारण बोलचाल के भाषा में वातावरण भी कहा जाता है। पर्यावरण शब्द देखो ग्रीक का यह जो शब्द है कौन सा है, इन्वायरन। यूपीएससी में हमने बताया था ना पिछले दिन, क्या क्वेश्चन पूछा था, वैक्सीन किस शब्द से आया है, तो वैकना शब्द से आया जिसका मतलब होता है काऊ, ठीक है। तो इससे ये वाला शब्द जो है इसको आप लोग लास्ट में जाकर के पढ़ करके जो छूटा हुआ है उसको आपको अपने कॉपी में मेंशन कर लेना है, कॉपी में उसको पूरा लिख लेना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा कॉपी में नहीं लिखोगे तो, ठीक है। तो इन्वायरमेंट शब्द किस वर्ड से आया है, इन्वायरमेंट से बना है जिसका अर्थ होता है परिवेश। परिवेश समझ रहे हो ना, जहां पर आप रह रहे हैं, आपका हैबिटाट, परिवेश को इंग्लिश में हैबिटाट कहते हैं। पारिस्थितिकी इकोलॉजी क्या है, तो इकोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीव और उसके चारों ओर के पर्यावरण का पारस्परिक संबंध का अध्ययन किया जाता है। आपने लिखा भी रिलेशन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट। सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, एच रेटर ने किया था, और बाद में इसको डिफाइन किसने किया, अर्नेस्ट हैकल ने, ठीक है, परिभाषा अर्नेस्ट हैकल ने दी थी। वातावरण के कार्बनिक संबंधों का अध्ययन क्या है, पारिस्थितिकी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर आप लिखे हुए हो पारिस्थितिकी का वही डेफिनेशन, आपका और आपके वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन। पारिस्थितिकी के अध्ययन को दो शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है, पहला है क्या, स्व पारिस्थितिकी, और दूसरा क्या है, समुदाय पारिस्थितिकी, ठीक है। स्व पारिस्थितिकी का मतलब क्या हो गया, केवल अपना पारिस्थितिकी,
यानी जब किसी एक प्रकार के प्रजाति के जीवों का संबंध उसके वातावरण के साथ देखा जाता है। मान लो आपसे कहें कि हमको होमो सेपियंस का इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन देखना है, तो आप क्या कहोगे? दिस इज ऑटो इकोलॉजी। ई नहीं होगा, ऑटो ओ छूट गया है, क्या कहलाएगा? ऑटो इकोलॉजी, स्व पारिस्थितिकी, मतलब ह्यूमन बींग्स का केवल देखना हो तो। और समुदाय पारिस्थितिकी मतलब टोटल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट इन एन यूनिट एरिया, और उसका हैबिटाट आप देखोगे तो वह क्या हो जाएगा? समुदाय पारिस्थितिकी, साइनेकोलॉजी कहलाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत केवल एक जीव या उसी जाति के अनेक जीव का वातावरण के साथ संबंध देखा जाता है। ठीक है, समुदाय पारिस्थितिकी किसके कहेंगे? तो इसके अंतर्गत जीवों के समुदाय और वातावरण के संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो पूरा का पूरा समुदाय हो गया। कम्युनिटी में और पॉपुलेशन में क्या डिफरेंस है? आपको हमने बताया था, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कम्युनिटी एंड पॉपुलेशन। तो कम्युनिटी किसे कहते हैं? टोटल नंबर्स ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन एन यूनिट एरिया। एक इकाई क्षेत्र में जीवित सभी प्रजाति के कुल जीवों की संख्या क्या कहलाती है? कम्युनिटी, समुदाय। और टोटल नंबर्स ऑफ सेम स्पेसीज प्रेजेंट इन एन यूनिट एरिया, इसको क्या कहते हैं? पॉपुलेशन, जनसंख्या। जब बात एक प्रजाति के जीवों के अध्ययन का हो तो उसको कहेंगे हम लोग ऑटो इकोलॉजी, और जब बात अलग अलग परिवेश के जीवों का हो लेकिन जीवित रहना चाहिए उसको कहेंगे साइनेकोलॉजी। क्लियर है दोनों? आगे क्या लिखा हुआ है? जाति, स्पेसीज तथा कम्युनिटी में अंतर। एक ही प्रकार के जीव जो आपस में प्रजनन कर अपने जैसे जीव पैदा करते हैं वे क्या कहलाते हैं? जाति। और जबकि विशिष्ट आवास स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न जाति के जीव जो परस्पर आवश्यकता हेतु एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं वो क्या कहलाते हैं? समुदाय। कोई दिक्कत इसमें? स्पेसीज कैसा होगा? तो आपसे मिलता जुलता होगा। ह्यूमन का स्पेसीज ह्यूमन, गाय का स्पेसीज गाय। ठीक है, जबकि समुदाय किसको कहोगे? आप गाय पर निर्भर हो कि नहीं हो, अब वो आप पर निर्भर है कि नहीं है, तो आप लोगों का रिलेशन क्या कहलाएगा? कम्युनिटी कहलाएगा। आई बात समझ में? अनुकूलन, एडॉप्टेशन। अनुकूलन भी कितने तरह का होता है? दो प्रकार का। अब अनुकूलन किसको कहा जाएगा? गाय को भेज दे रेगिस्तान में कि दौड़ो, तो दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। क्यों नहीं दौड़ पाएगा? उसका गद्देदार पैर नहीं है। ऊंट को कहे कि दौड़ो, वो दौड़ेगा। तो ऊंट के पैर में जो बना रहता है, जो संरचना बनी रहती है, वह कैसा है? तो परमानेंट एडॉप्टेशन है। या फिर जो पक्षी होता है, पक्षी का जो फोरलिम्स होता है, फोरलिम्स का मतलब अग्रपाद, ठीक है, फोरलिम्स होता है, वह किस में बदल जाता है? विंग्स में, पंख में। तो वह क्या है? परमानेंट एडॉप्टेशन है। एडॉप्टेशन दो प्रकार का, एक परमानेंट, जो आपके शरीर में बदलाव हुआ वो परमानेंट रह गया, और कुछ एडॉप्टेशन जो होता है वह क्या होता है? टेम्पोररी, अस्थायी रूप से होता है। तो अस्थायी एडॉप्टेशन को क्या कहते हैं ऐसे समझना। अनुकूलन क्या है? जीवों में पाया जाने वाला विशेष गुण जो उन्हें वातावरण में रहने की क्षमता प्रदान करता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसे ऊंट एक गाय की अपेक्षा मरुस्थल में रहने हेतु ज्यादा अनुकूलित है। दो प्रकार का होता है, स्थायी या अस्थायी। तेज प्रकाश में हमारी आंखों की पुतली संकुचित हो जाती है, बंद हो जाती है, यह अस्थायी अनुकूलन है। लाइट आएगा तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो परमानेंट बंदे तो नहीं रह जाएगा, फिर खुलेगा। टेम्पोररी एडॉप्टेशन है। परमानेंट क्या होगा? पक्षियों के अग्रपाद, जो एरर है उसको आप सुधार लीजिएगा, ठीक है। पक्षियों के अग्रपाद मतलब फोर लिम्स पंखों में रूपांतरित हो जाता है, यह क्या होता है? अस्थायी अनुकूलन, परमानेंट एडॉप्टेशन। वैसा पौधा जो जलीय वातावरण में उगते हैं, एग्जाम में आया हुआ है बीपीएससी में जी 67 में, निम्नलिखित में से किस पौधे को मरुस्थलीय पौधा कहा जाता है या मरुद्भिद कहा जाता है? किसे कहते हैं? जेरोफाइट्स को। जेरोफाइट्स प्लांट होता है वो क्या होता है? मरुस्थलीय। हेलोफाइट्स प्लांट जो होता है वो कैसा होता है? नमकीन मिट्टी में उगने वाला, ठीक है। और एक और प्लांट होता है हाइड्रोफाइट्स, वो क्या होता है? पानी में उगने वाला, इसको याद रखना है। वैसा पौधा जो जलीय वातावरण में उगता है हाइड्रोफाइट या जलोद्भिद कहलाता है। वैसा पौधा जो ड्राई एटमॉस्फेयर में उगता है, शुष्क वातावरण में उगता है, उसे क्या कहते हैं? जेरोफाइट्स, मरुद्भिद कहा जाता है। और वैसा पौधा जो न तो अधिक जलीय है न तो अधिक शुष्क वातावरण में पाया जाएगा, उसको समुद्रभिद या फिर मेजोफाइट्स कहलाएगा।
खुले और अधिक प्रकार में वृद्धि करने वाले पौधे सूर्यतापी हेलियोफाइट्स तथा छायादार जगह में पैदा होने वाले पौधे मेजोफाइट्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जो सैडी प्लांट्स हैं, जो छाया वाले जगहों पर हैं, उनका नाम क्या हो गया? मेजोफाइट। और जो सूर्य में एकदम तपती धूप पे रहने वाले प्लांट है वे क्या कहलाएंगे? हेलियोफाइट। ये सब टर्म कैसे लिखोगे नोट्स में? लिखना हेलियोफाइट्स डैश दे करके लिखना, प्रेजेंट इन ओपन सन रीजन। उसके बाद लिखना मेजोफाइट्स डैश दे करके लिखना, प्लेस्ड इन सैडी रीजन। ठीक है, फिर लिख लेना आपका जेरोफाइट्स सैंड एरिया, डेजर्ट एरिया, हेलोफाइट्स, मेजोफाइट्स। ठीक है, वो सारा कुछ लिख लेना वैसे डैश दे करके। आगे क्या है? वैसे पौधे जो पूरे वर्ष अधिक तापमान पर पाए जाते हैं उन्हें महातापी या मेगाथर्म्स प्लांट कहते हैं। जैसे उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में पाए जाने वाला पौधा। कम तापमान वाले क्षेत्र में पाए जाने वाले पौधे को क्या कहते हैं? न्यूनतापी या फिर माइक्रोथर्म्स कहते हैं। रेगिस्तान एवं शुष्क स्थान पर पाए जाने वाले पौधों में निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। रेगिस्तान में, डेजर्ट एरिया में क्या क्या होगा? इनकी जड़ें कैसी होंगी? लंबी। तो जितना लंबा जड़ होगा उतना बालू में मौजूद मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, तो जड़ तो लंबा रहना पड़ेगा। जड़ें लंबी होंगी, मोटी होंगी, मिट्टी के नीचे अधिक गहराई तक जाती हैं। इनके तने जल संचय करने के लिए मांसल और मोटे होते हैं। तो तना भी कैसा होगा? इस टाइम मोटा होगा। पत्तियां कैसी हो जाएंगी? छोटी। छोटी पत्तियां क्यों हो जाएंगी? या नहीं रहेगा, पत्ता होगा तो छोटा होगा, नहीं तो लीफ मॉडिफाई होकर किस में बदल जाएगा? स्पाइन में। क्यों होगा ऐसा? रेट ऑफ ट्रांसपीरेशन को कम करने के लिए, घटाने के लिए। ट्रांसपीरेशन का रेट अगर ज्यादा रहेगा तो पौधा जम रहेगा कि सूख जाएगा? सूख जाएगा। तो पत्ता कैसा होगा? छोटा, सल्क पत्र, कांटों में रूपांतरित हो जाता है, जिससे कम से कम जल का क्षति वाष्पोत्सर्जन द्वारा हो। इनकी पत्तियों में रंध्र धसे हुए होते हैं। रंध्र मतलब स्टोमाटा। इनके पत्ता में रंध्र होगा भी नहीं, अगर होगा भी तो क्या होगा? धसा हुआ रहेगा, ताकि ट्रांसपीरेशन कम हो। नागफनी, यूफोर्बिया, आर्जेमोन, एस्केसिया प्रमुख मरुस्थलीय पौधों में आते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र और इकोसिस्टम क्या कहलाता है? तो इकोसिस्टम सीधा सीधा बात है। इकोसिस्टम का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर बायोटिक एंड एबायोटिक का ग्रुप, जैव और अजैव का ग्रुप। अब आपसे पूछे जैव इकोसिस्टम क्या है, तो दो तरह से इसको आप डिफाइन कर सकते हो। जैव इकोसिस्टम जिसे नेचर ने बनाया है, और अजैव इकोसिस्टम जिसे हम लोगों ने बनाया है। तो आपसे हम पूछे बताओ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बायोटिक है कि एबायोटिक है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिड़ियाघर बायोटिक होगा? एबायोटिक हो जाएगा। बोटेनिकल गार्डन एबायोटिक हो जाएगा। एक्वेरियम एबायोटिक हो जाएगा। जो हम लोग बनाए आर्टिफिशियल है एबायोटिक, और जो नेचर बनाया वो क्या कहलाएगा? बायोटिक। तो बायोटिक में तीन चीज याद कर लेना है: प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और इन्हीं का जो ग्रुप है वह क्या कहलाता है? इकोसिस्टम। हम लोग कहाँ रहते हैं? इकोसिस्टम में। ठीक है, इकोसिस्टम में रहते हैं। और ये इकोसिस्टम जो शब्द है सबसे पहले 1935 में किस वैज्ञानिक के द्वारा? टेंसले द्वारा दिया गया था। इकोसिस्टम टर्म, इकोसिस्टम जहां पर आप लिखे हैं ना वहीं ब्रैकेट में लिख लीजिए, बाद में छूट जाएगा। टेंसले, टेंसले। इकोसिस्टम आप कहीं लिखे हैं ना, वहीं पर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में टेंसले, याद रहेगा। आया हुआ है यह प्रश्न, बार बार रिपीट हुआ है, घटना चक्र में मिल जाएगा। टेंसले लिखा हुआ है यहाँ पे ना, टेंशन नहीं है, टेंसले। ठीक है, ईसा शताब्दी याद करने का कोई जरूरत नहीं है, साइंस में ईसा शताब्दी नहीं पूछता है। ठीक है, टेंसले के द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इकोसिस्टम कितना प्रकार का? दो प्रकार का, नेचुरल और आर्टिफिशियल, यानी बायोटिक और एबायोटिक हो गया। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे? बायोटिक, और उसको क्या कहेंगे? एबायोटिक कहेंगे। अब देखो बायोटिक में, नेचुरल इकोसिस्टम में क्या है? टेरिस्टेरियल और एक्वेटिक दो भागों में बांट दिया गया। टेरिस्टेरियल माने स्थलीय और एक्वेटिक मतलब जलीय। तो ये नेचर बनाए हैं, गॉड गिफ्टेड है। टेरिस्टेरियल में क्या किया जाएगा? ग्रासलैंड, डेजर्ट, फॉरेस्ट। एक्वेटिक में फ्रेश वाटर और मेरीन, फिर दो ग्रुप हो गया। फ्रेश वाटर माने नदी में, तालाब में, पोखरा में, कुआं में, क्या कहलाएगा? फ्रेश वाटर।
मेरीन मतलब समुद्र में, महासागर में, सागर और महासागर में। फ्रेश वाटर में लेंटिक और स्टेगनेंट, लॉटिक और फ्लोरिंग वाटर, माने वही सब याद कर लोगे, तालाब, नदी, सबका पानी फ्रेश वाटर। मेरीन में सी और ओशियन। आर्टिफिशियल में क्या आ जाएगा? फील्ड, गार्डन, पार्क, एक्वेरियम। कोई दिक्कत इसमें? पारिस्थितिकी तंत्र दो मुख्य घटक से बने होते हैं, एबायोटिक जिसको निर्जीव होता है और बायोटिक जो सजीव होता है। भौतिक वातावरण, इसमें मृदा, जल, वायु, ये सब आ जाएगा। पोषण इसके अंतर्गत कोई जरूरी नहीं है, बेकार है। अब आ जाओ पारिस्थितिकी तंत्र में जैव अवयव को कितने वर्गों में बांटा गया? 3। पहला क्या है? उत्पादक। दूसरा क्या है? उपभोक्ता, अपघटक। तो इसमें उत्पादक केवल कौन होंगे? ग्रीन प्लांट्स। उत्पादक केवल कौन? ग्रीन प्लांट, जिनके पास क्या हो? क्लोरोफिल, जो फोटोसिंथेसिस करते हो। ठीक है। उत्पादक को कौन खाएगा? कौन कंज्यूमर? प्राथमिक, प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर को कौन खाएगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी को कौन खाएगा? टर्शियरी। टर्शियरी केवल सेकेंडरी को नहीं, प्राइमरी को भी खाएगा। ठीक है। सेकेंडरी जो है वह मांस भी खाएगा और घास फूस भी खाएगा। जैसे कुत्ता है वो रोटी भी खाता है और मांस भी खाता है। बिल्ली है रोटी भी खाएगी, मांस भी खाएगी। हम लोग हैं रोटी भी खाएंगे। ठीक है। तो हम लोग भी किस में आ जाएंगे? द्वितीयक उपभोक्ता में। ठीक है। और तृतीयक घास फूस नहीं खाएगा, केवल क्या खाएगा? शेर के बारे में कहावत है, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कुछ भी हो, मैं भोजन के साथ समझौता नहीं करूंगा। हाँ, शेर का डायलॉग है। तो हमको भेजा था व्हाट्सएप पे डायलॉग। हम कई सब यूनिवर्सिटी का ज्ञान तेरा व्हाट्सएप पर मिलेगा। लिखा था, जंगल की अर्थव्यवस्था चाहे कुछ भी हो, मैं भोजन से समझौता नहीं करूंगा। मोटिवेशनल लाइन है थोड़ा सा, उसको अच्छा लगा होगा। हम इसके डीप में गए। कई को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में जो ज्ञान फैलाता है सब ना, उसका कोई तुके नहीं होता है। बाद में आप खोजिए किस महापुरुष ने कहा है, तो कोनो महापुरुष के नाम नहीं मिलेगा। और उससे आज के समय का लड़का लड़की खूब इंस्पायर हो जाएगा। मान लो झगड़ा हो गया आपका, तो झगड़ा हो गया तो खोजेगा कौन कौन ऐप आता है ना, क्या क्या नाम वो भूल जाते हैं, जिसमें एक आध 25 सेकंड का 30 सेकंड का वीडियो मिल जाता है। इसमें वो सब ग्लिसरीन लगा के रोते रहेगा। ओरिजिनल आंसू नहीं रहता है। वो क्या करता है, आँख के ऊपर ग्लिसरीन लगा देगा। ग्लिसरीन का नेचर होता है एकदम आंसू के जैसा दिखेगा। आयोडेक्स तो नेचुरल आंसू ला देगा ना, और ग्लिसरीन लगा लेगा, धीरे 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 आंसू की तरह क्या होगा, गिरेगा। और वो स्टेटस चिपका देगा वहां पे, और दिखाएगा केवल किसको, तो 2-3 लोगों को जिसको दिखाना है। बाकियों को क्या करेगा, हाइड कर देगा। अभी सब जो खतरनाक खेला खेलता है सब, समझ क्या, हाँ वो सब अलग ही नौटंकी है। तो उस लेवल का क्या होता है, तो व्हाट्सएप वाला ज्ञान जो होता है तो हानिकारक होता है। जब कोई आपको चिपका दे तो खोजिए कि किस महापुरुष ने कहा है। ना तो कलाम साहब उसको कहे होंगे, ना ही उसको कोई वैज्ञानिक बोला होगा। ये सब अपने से बैठ करके खुराफात दिमाग का क्या होता है, उपज होता है। समझ में आ रहा है ना? नहीं आ रहा है समझ में? इसलिए ये सब ज्ञान पर बहुत भरोसा नहीं करना चाहिए, और स्टेटस में इस तरह का ज्ञान नहीं लगाना है। अब ज्ञान तुमको लगाना ही है तो जिस आप परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति से संबंधित ज्ञान कोई महापुरुष अगर दिया है तो लगा लो। ठीक है। मान लो फेल हो गए, किसी चीज में फेल हो गए, नहीं सफल हो रहे हो, गाना लगा दोगे ठुकरा के मेरा प्यार, अब यहाँ पर मार खाने वाला काम कर रहे हो, कोई महापुरुष थोड़े किए हैं। और जितना सब इस कारण से यूपीएससी और बीपीएससी में घुसता है, वो 3 जन्म में पास नहीं करेगा, 3 जन्म में पास नहीं करेगा। वो अरे मैराथन है, तुमको 1.5 साल तैयारी करना है, साल भर तैयारी करना है, और जब डीमोटिवेशन आएगा तो धंस जाओगे मिट्टी के अंदर। डीमोटिवेशन से तुमको बाहर कौन निकालेगा, तो आपका सिचुएशन जो आपके फैमिली के अंदर है। ठीक है। जो स्टूडेंट अपने परिवार के साथ बढ़िया से इमोशनल नहीं जुड़ा हुआ है, वो लंबे समय तक कभी भी मोटिवेटेड नहीं रह सकता है। ठीक है। आप बाहरी कितना भी ज्ञान ले लें, जितने सारे यूट्यूबर हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन लोगों का आप ज्ञान कितना भी ले लीजिएगा, वो आपको मोटिवेट करेंगे भी तो कुछ देर के लिए, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। आपके शरीर में अगर हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा है तो बाहर से हीमोग्लोबिन बना करके कितना दिन जिंदा रहिएगा? संभव है? हीमोग्लोबिन आपके शरीर में। तो मोटिवेशन क्या? इनर मोटिवेशन। भगवान बुद्ध का अंतिम उपदेश एक था, जब सारे भिक्षु उनके पास पहुंचे, बुद्ध के पास अंतिम उपदेश दे रहे थे, शरीर छोड़ने वाले थे, महापरिनिर्वाण होने वाला था, तो उनके सबसे प्रिय शिष्य का नाम क्या था? आनंद, जो उनके भाई भी थे।
तो उनके भाई आनंद ने उनसे पूछा है कि तथागत, भगवान बुद्ध का नाम था तथागत, किसने दिया था? आनंद नहीं दिया था। एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तथागत कह करके भगवान बुद्ध को सबसे पहले किसने संबोधित किया था? तो आनंद ने। आनंद उनसे पूछा कि प्रभु अपना लास्ट उपदेश बताइए, कल से, आज से तो आप रहेंगे नहीं, तो अपना अंतिम उपदेश बताइए कि हम किसे अपना गुरु माने। तो भगवान बुद्ध ने कहा अपदीपो भव। लास्ट उपदेश ये था उनका, अपदीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। ठीक है, किसी और के पास जाओगे, बाहर प्रकाश खोजोगे तो हमेशा हाथ में अंधेरा लगेगा। इसलिए डीमोटिवेशन हो तो किससे आप बात करके मोटिवेट हो सकते हैं? अपने फैमिली मेंबर से। हम लोगों के भी जीवन में जब डीमोटिवेशन आता है तो हम कहीं और फोन नहीं करते, चुपचाप एक आध मिनट पिताजी को फोन करके बात कर लेते हैं। उनके डांट में भी मोटिवेशन होता है, निठल्ला हो गया है, पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, कुछ कर नहीं रहा, वहां से ही बैटरी चार्ज होता है, आराम से महीना डेढ़ महीना माइलेज चलता है। और दूसरा किसी मोटिवेशनल स्पीकर को सुने तो और आपको डिप्रेशन में डाल देगा। इसलिए फैमिली के साथ क्या रहना है? जुड़े रहना है। और जो व्यक्ति परिवार के साथ जुड़ा हुआ रहेगा वो बहुत साहसी होता है, बहुत मजबूत होता है, वो कभी भटकता नहीं है। अब कल्पना करो, मान लो आपके आंखों के सामने एक छवि बनी हुई है, इस धरती का जो जनक है, जिसने आपको इस धरती पर लाया है, परमानेंट तो उनकी भी व्यवस्था नहीं है, एक निश्चित समय के बाद वो भी इस धरती पर नहीं रहेंगे, तो क्यों ना वो जब तक धरती पर हैं उनको एक ऐसा गिफ्ट दे दिया जाए कि आपका पुत्र होना या पुत्री होना सार्थक हो जाए। आज तक आपने उनको कोई गिफ्ट नहीं दिया है। आप न तो मैट्रिक में स्टेट टॉपर थे जिसके चलते आपको बिहार गवर्नमेंट के द्वारा अवार्ड मिले, न तो आप इंटरमीडिएट में टॉपर थे जिसको आपको गवर्नमेंट अवार्ड दिया हो, न तो आप कॉलेज में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हो। खुद से अगर पूछो कि आज तक आपने अपने पेरेंट को क्या गिफ्ट दिया है तो क्या निकल करके आएगा? जीरो। कोई गिफ्ट ऐसा नहीं दिया है जिससे उनको कोई खुशी हो। तो पहला अपॉर्चुनिटी मिला है कि आप उनको कुछ गिफ्ट, और उनको क्या गिफ्ट दे रहे हो? तो तुम्हारा कैरियर ठीक बना, लेकिन जैसे ही डीएसपी बन करके 3 स्टार लेकर के बाबूजी के सामने जाओगे पूरा हितई नतई जितना होगा तुमसे ज्यादा जाकर के तुम्हारा प्रचार वो करेंगे। एसडीएम का टैग लेकर के केवल जाओगे, तुमसे अधिक तुम्हारा प्रचार वो करेंगे। और ये मोटिवेशन जब दिमाग में रहेगा तो कब रात में 8 बजे पढ़ने बैठोगे, कब सुबह का 5 बज जाएगा कुछ पता ही नहीं चलेगा। दिन भर कब बैठोगे पढ़ने के लिए, कब। अब बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ड्रॉबैक होता है कि जहाँ पढ़ रहा है वहाँ घड़ी लगा करके रखा है, 2 घंटा पढ़ा घड़ी देखेगा, 3 घंटा पढ़ा घड़ी देखेगा, घड़ी के कांटा देखते रहेगा जल्दी पूरा हो जाए। तो घंटा से पढ़ाई करोगे, घंटा नहीं कुछ होगा। ठीक है, तो घंटा देखना ही नहीं है कि क्या घंटा पढ़ाई हो गया है, समझ गया? तो घड़ी का घंटा लगाओगे ना, एक तो पढ़ने बैठो तो घड़ी वड़ी सब दूर रखना चाहिए। ठीक है, और मोटिवेशन रहेगा, आपको पता चलने लगेगा। जब पढ़ाई में मन रम गया, समय का पता नहीं चल रहा, उस साल तुम्हारा रिजल्ट कोई नहीं रोकने वाला है, कोई नहीं रोकने वाला है। इसलिए समय निकाल करके दिन में कम से कम एक बार अपने माता पिता से बात कर लेनी चाहिए, और अपनी परिवार की जो वास्तविक स्थिति है उससे भी अवगत रहना चाहिए कि क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में जाकर के आप क्या करोगे? क्लियर कर लोगे, निकाल लोगे। और अगर नहीं निकाल पाए तो बहुत बड़ा दुर्भाग्य और पिछले जन्म का कुछ कुकर्म होगा जो तुम कर करके आए हो, रिजल्ट तुम्हारा नहीं होगा। पिछला जन्म का कुछ गंदा वाला हिसाब किताब होगा। ठीक है, तो पुराना हिसाब किताब को ठीक करने का यही तरीका है कि पिताजी माताजी जब तक इस धरती पर हैं उससे पहले उन्हें एक रिजल्ट दे दे और अपने आप को एस्टेब्लिश कर ले, अपने आप को स्टेबल कर लें, है ना। और स्टेबल नहीं रहोगे तो तुमसे अधिक दुखी वो होंगे। पीटी मेंस ही हर साल आएगा, हर साल फेल नहीं करते रहना। एक टारगेट बना लेना है कि नहीं, इसी बार हमको देना है, हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट है, इसी बार हमको क्या करना है, फाइनल रिजल्ट दे देना है। और फाइनल रिजल्ट देने वाले बच्चे आसमान से नहीं टपकते हैं, धरती पर बैठ करके वो भी पढ़ते हैं। ठीक है, फाइनल रिजल्ट देने वाले से मिलोगे ना तो उसको देख करके लगेगा नहीं कि वो फाइनल रिजल्ट दे सकता था। क्या किया? केवल पढ़ाई किया, नॉर्मली अपना पढ़ता रहा। तो अपना जो आप रूटीन बना लेते हैं उस रूटीन को क्या करिए, फॉलो करना पड़ेगा। और इसके लिए क्या चाहिए? रूटीन देखो तब तक फॉलो नहीं होगा जब तक आत्मबल तुम्हारे अंदर नहीं होगा। आत्मबल का मतलब क्या होता है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये मजबूत नहीं होगा तब तक तुम किसी भी चीज पर कांस्टेंट नहीं रह पाओगे। अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ोगे, भगत सिंह का जीवनी हम पढ़ रहे थे पिछले दिन, तो उसमें मिला पढ़ने के लिए कि भगत सिंह जो थे उनको डिक्लेयर था कि फांसी होने वाला है 2 दिन बाद, और 1 दिन पहले तक वो नोबल पढ़ रहे थे। जेलर आकर के कहा कि चलो अब तैयार हो जाओ, फांसी से पहले नहलाया वगैरह जाता है, नहा वहा लो, अब तुमको फांसी देनी है।
वो बोले कल फांसी देना है तो आज क्यों ले चल रहे हो? तो एक दिन पहले ही उन्हें फांसी दे दिया गया था, 23 मार्च, एक दिन पहले फांसी दे दिया गया था। तो भगत सिंह से पूछा गया तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? वो बोले कि अब तो तुम लोग प्लान कर लिए हो कि हमें फांसी दोगे, हमारी आखिरी इच्छा थी कि इस नोबेल के लास्ट के 2 पन्ने पढ़ लेते हैं। अब तो ये मरना है इंसान को, तब भी क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। भगत सिंह के पास एक व्यक्ति गया, कहा कि व्यक्ति क्या गया, जो जेलर था वही गया, जा करके कहा कि मरने का समय क्या किताबें पढ़ रहे हो, अब भगवान का नाम ले लो। भगत सिंह ने कहा कि हम जीवन भर नास्तिक रहे हैं और मरते समय भी नास्तिक रहना चाहेंगे। अगर अभी हमने भगवान का नाम लिया तो आने वाली पीढ़ियां कहेंगी कि भगत सिंह डर के मारे लास्ट टाइम में भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। अब सर उस समय तक अपनी प्रतिज्ञा को क्या रखा, दृढ़ रखा उन्होंने। अंग्रेज क्या कहा, उनसे ऑफर दिया, जो जेलर था वो ऑफर दिया, केवल तुम एक काम करो, तुम ये कबूल कर लो कि तुम्हारे साथ और भी कितने लोग थे। 4-5 लोगों का नाम बोला, बोला कि इन लोगों का भी नाम ले लो जो असेंबली में बम फोड़ा था, जो कि नहीं थे उस असेंबली में बम फोड़ने वाले, बोला कि जबरदस्ती उनका नाम ले लो। भगत सिंह कहे ये ऐसा कभी नहीं होगा, हम किसी जो अपराधी नहीं है उसको हम नहीं फंसाएंगे, असेंबली में बम फोड़ने में नाम नहीं देंगे। सामान्य लोग रहता तो क्या होता, अपने बच जाएंगे, नाम दे देते, फांसी तो कम से कम नहीं होगा, 1-8 साल का सजा होगा, निकल जाएंगे। उन्होंने नाम तक नहीं बताया। ठंड के दिन में बर्फ की सिलियों पर भगत सिंह जी को लेटा करके नंगे बदन बर्फ की सिली पर ठंडा के दिन में अंग्रेज सैकड़ों कोड़ा मारता था, तब तक मारता था जब तक बेहोश नहीं हो जाते थे। उस स्थिति में भी उन्होंने अपना बयान नहीं बदला। अब कल्पना करिए आत्मबल कहाँ होगा। इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी, इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में लास्ट में चारों तरफ से अंग्रेजों से घिर गए थे, जितनी गोलियां थी सब गोली से एक-एक को मार दिया, एक-एक अंग्रेज को। लास्ट में एक बुलेट बचा था बंदूक में, उससे क्या किया, अपने आप एक रिजर्व अपने लिए पहले से ही रख लिए थे कि लास्ट में पता था वो अंग्रेज की संख्या अधिक है, भाग नहीं सकते, चारों तरफ से घेर ही लिया है, पकड़ाना तय है। तो नारा दिया था आजाद है, आजाद रहेंगे, आजाद ही मरेंगे, कभी गुलाम नहीं होंगे। तो गुलाम भारत में रहने के बाद भी अपने आप को आजाद घोषित किया। कल्पना करो कि कितने बड़े हीरो थे। तो रियल हीरो भारत के ये लोग थे। मरने के बाद भी उन्होंने एक गोली, चंद्रशेखर आजाद जी ने लास्ट में खुद को मार ली। मरने के कई घंटों तक अंग्रेज अधिकारी उनके नजदीक नहीं गए, डर से कि वो बहाना बना के सोया होगा, फिर मारेगा उठेगा तो सट नहीं रहा था सब मरने के बाद भी उनके शरीर से। कई बार फायरिंग हुआ, कोई रिप्लाई इधर से नहीं आया, तब धीरे धीरे गया और नजदीक गया तो देखा कि दोनों मुट्ठी ऐसे बंद है उनका, फिर भाग गया कि हाथ में बम लेकर के मरा है। ठीक है, फिर कई घंटे बाद अलग से भी और गोली मारा उनको, आकर के उनका मुट्ठी देखा तो मुट्ठी में क्या था, वहां की मिट्टी थी जहां पर वो मरे थे, अल्फ्रेड पार्क की मिट्टी को हाथ में लेकर के मरे थे। तो आत्मबल यहां से आएगा, इन लोगों को पढ़िएगा तब। बॉलीवुड के सितारों की मूवी देखिएगा तो वो आत्मबल नहीं आने वाला है। कान में हेडफोन लगा करके ढिंचिक ढिंचिक गाना सुनिएगा, वो सब आत्मबल को नष्ट करने वाला चीज है। ठीक है, तो सुनना है तो वैसे लोगों को सुनिए जिन्होंने क्या किया है, जीवन में अपने आप को साबित किया है, प्रूफ किया है। तो भगत सिंह का नोबेल पढ़िए, चंद्रशेखर आजाद जी का नोबेल पढ़िए। भारत में नहीं विदेश में जाकर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज बना दिए, आजाद हिंद फौज जाकर के विदेश में बाहर में बना दिए। भारत की बात तो छोड़ो, भारत के लोग संगठित नहीं होते, बाहर में संगठित कर दिया। जर्मनी का कौन था, हिटलर, एडोल्फ हिटलर। हिटलर के सामने कोई जाकर के बात नहीं करता। हिटलर क्या काम करता था, अपने तरह के चेहरे के और भी अन्य लोगों को रखता था। क्यों रखता था, क्योंकि कभी हम नहीं पकड़ाए, कभी पकड़ाता भी तो क्या करता था, अपने हमशक्ल को भेज देता था। सुभाष चंद्र बोस मिलने के लिए गए, हिटलर से मिलने के लिए गए, हिटलर से मिलने के लिए गए तो हिटलर पहले अपना भेजा एक व्यक्ति को जो उसके मिलते जुलते शकल का था, आया उनके पास आकर के बोला जी, हाथ बढ़ाया आगे, बोला मैं हिटलर हूँ। सुभाष चंद्र बोला कि जाओ वास्तविक हिटलर को भेजो, तुम नहीं हो। फिर दोबारा एक और आया, कहा कि मैं हिटलर हूँ, हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, बोला कि जाओ तुम भी हिटलर नहीं हो। तीसरी बार हिटलर खुद आया, नेताजी के हाथ कंधे पर हाथ रखा, कहा बोलिए आप हमसे मिलना चाहते हैं। अब सुभाष चंद्र बोस ने खुद उन्होंने हाथ बढ़ाया और हाथ मिलाए नेताजी। तो हिटलर कहा कि आप हमको पहचान कैसे गए। हिटलर उन्होंने कहा कि मेरे कंधे पर हाथ रखने वाला जो व्यक्ति है वो हिटलर ही हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। सोचिए, जर्मनी का उतना बड़ा तानाशाह और नेताजी के कंधे पर हाथ रखा। उन्होंने कहा कि ये क्षमता केवल ओरिजिनल हिटलर के पास ही हो सकती है और कोई हमारे कंधे पर हाथ रखने की का हिम्मत नहीं कर सकता। इतने बड़े जीनियस। उनके पिताजी जो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के, उनको चैलेंज किए। इन्होंने कहा कि हमको देश की सेवा करनी है,
पिताजी ने कहा कि तुम भाग रहे हो, तुमसे नौकरी नहीं होगी, इसलिए तुम देश की सेवा करने का बहाना बना रहे हो। उन्होंने पूछा कौन सी नौकरी चाहिए, आप कौन सी नौकरी करवाना चाह रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि सिविल सर्विस निकाल के दिखाओ। उन्होंने कहा देखिए निकाल लेंगे आईसीएस, उस समय आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विस। बोला कि आईसीएस निकाल लेंगे लेकिन ज्वाइन नहीं करेंगे, आपकी खुशी के लिए निकाल लेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में दिए, उस समय आईसीएस निकालना बहुत टफ टास्क था, केवल अंग्रेजों के बच्चे उसमें पास होते थे, केवल अंग्रेजों के बच्चे, 1% किसी भारत से किसी को लिया तो लिया। उसमें उन्होंने कंप्लीट किया। पिताजी के पास गए रिजल्ट लेकर के कि देखिए रिजल्ट आ गया, सिलेक्शन हो गया। पिताजी बोले कि मिठाई बांट दो सब जगह पर। उन्होंने तुरंत फाड़ दिया उस ज्वाइनिंग लेटर को, कहा कि रिजाइन कर दिया, हमको ज्वाइन करना ही नहीं था, आपको पहले ही बोल दिया था। भारत रत्न कहे गए, देश रत्न, भारत रत्न कईयों को मिला, देश रत्न केवल कौन हुए? राजेंद्र प्रसाद। देश रत्न केवल कौन? राजेंद्र प्रसाद। भारत रत्न कईयों को मिला, देश रत्न केवल एक ही को कहा जाता है, राजेंद्र प्रसाद। इतने जीनियस थे। उन्होंने अपने पिताजी से क्या कहा, घर में माँ से क्या कहा कि हमको भारत माता की सेवा करनी है, गांधी जी के संपर्क में रहना है। घर वाले सब लोग छाती पीट लिए, कहे कि गांधी जी के संपर्क में जाएगा फकीर बन जाएगा, लग रहा है कोई जादू टोना इसको कर दिया है। उतने जीनियस वैज्ञानिक क्या किया, अपने आप को दान कर दिए भारत के लिए। तो इन लोगों को पढ़िएगा तो क्या मिलता है? कॉन्फिडेंस मिलता है। और जब तक कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए अपने कलेजे को क्या करना चाहिए? मजबूत बना करके रखना चाहिए, साहसी बनना चाहिए, कमजोर नहीं बनना चाहिए। आज के समय में बिड़िया पड़ा का फूटता है तो डर जाता है सब, इतना कमजोर है। तो क्या करना चाहिए? कलेजे को क्या करो? साहसी बनाओ। शेर के बारे में ही एक दूसरा कोट भेजा था, एक तो पहला ये भेजा था जंगल की अर्थव्यवस्था वाला, जिस पर हमको बहुत तेज गुस्सा आया है। दूसरा एक और भेजा था, वो थोड़ा सा हमको ठीक लगा। वो ये भेजा था कि शेर जो होता है वो 17-18 घंटे सोता है, ठीक है। शेर जो है उसका सही भी है, 15-17 घंटा वो क्या करता है? सोया रहता है। लेकिन जब वो जंगल में जगता है तो जंगल के दूसरे जानवर नहीं सोते हैं। इसलिए नहीं सोते कि शेर आकर के शिकार कर लेगा। और 15-16 फीट का वह जानवर शेर जब चलता है तो उसे देख करके सही में लगता है कि किसी ने इसका नाम शेर रखा है तो बड़ा सोच समझ के रखा है। शेर को देखिएगा चिड़ियाघर में जाकर के, जब वो चलता है तो लगेगा कि रियल में इसका नाम शेर जिसने रखा है वो बहुत सोच समझ के एनालिसिस करके रखा है। उतनी दुबरा गया है बेचारा, खाना कम मिल रहा है, लेकिन फिर भी बोलता है ना वो। तो देखिएगा कि आगे वाला जहाँ भालू रखा गया है वहां तक उसका आवाज जाता है, दहाड़ उसका, ठीक है। तो उतना मजबूत जानवर है। कितना घंटा सोता है? 18-20 घंटा। अभी नहीं कि तुम भी 18 घंटा ऐसे पूरा करना आपके लिए वो नहीं है। लेकिन शेर का मतलब क्या करना है? साहसी बनना, मजबूत बनना। इसलिए क्या बनिए? मजबूत बनिए और अपना रियलिटी क्या करिए? जानिए। और गिफ्ट देने का एक सपना पालिए कि किसको देना है? पेरेंट्स को देना है, माता पिता को एक गिफ्ट दे देना है। गिफ्ट के रूप में क्या? रिजल्ट देना है बीपीएससी का। और आप जिस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, हम बार बार कहते हैं यह परीक्षा एसएससी सीजीएल की तुलना में 5 गुना अधिक आसान है। और हम यह बात अतिशयोक्ति में नहीं कह रहे हैं, इसको आप कहेंगे तो हम किसी दिन प्रूफ कर देंगे। एसएससी सीजीएल, कौन सीजीएल? बिहार सीजीएल नहीं, एसएससी सीजीएल सेंट्रल वाला, जिसके थ्रू एक्साइज इंस्पेक्टर इनकम टैक्स से मिलता है, उससे आप 5 गुना अधिक आसान परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। कंपटीशन भी उसकी अपेक्षा इसमें क्या है? कम है। तो इसमें रिजल्ट होना चाहिए, है ना, और पहला बार में होना चाहिए। उस एग्जाम के लिए क्या करो? अब एसएससी का मैथ अगर आप देख लें जो सीजीएल में पूछता है तो मुंह से लगातार झाग निकलेगा, बंदे नहीं होगा, फेंकते रहिएगा एकदम लगातार। क्वेश्चन देख करके बेहोश हो जाइएगा। उस लेवल का प्रश्न पूछता है। इंग्लिश का प्रश्न पूछिए, वही हालत खराब कर देगा। रीजनिंग देखिए, माथा घूम। एसएससी का रीजनिंग तो थोड़ा बहुत ठीक है, वो आप बना लेंगे, ठीक है। जीएस और फालतू, जीएस और फालतू, हम सही बता रहे। उसके कुछ प्रश्न हम लोग भी देखते हैं विज्ञान के, सोचते हैं कि कहाँ से निकाल करके क्वेश्चन ले आया है, मतलब जिसका कोई लॉजिक ही नहीं है। रीजनिंग एक आसान है, बाद बाकी 3 पेपर उसका बहुत टफ है, बहुत अधिक टफ है। अब मैथ को केवल आपको ग्रिप में कर रहे हैं ना सीजीएल के, तो कम से कम 2 साल रगड़ के मैथ पढ़ना पड़ेगा। 1.5 से 2 साल मैथ एकदम बना लोगे, मोटी मोटी किताबों को 2-4-10 किताब बना लोगे, तब उसमें आप मैथ में रिजल्ट आपका होने वाला है। इतना मुश्किल है। तो उससे तो आप आसान परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। और इस परीक्षा के लिए दूसरी बात, आईक्यू बहुत शार्प नहीं चाहिए। बीपीएससी के लिए हम बार बार कहते हैं कि आईक्यू बहुत अधिक नहीं चाहिए, इसमें हार्ड लेबर चाहिए। आज के समय में वो फैशन बन गया, हम स्मार्ट वर्क करते हैं। स्मार्ट वर्क का जरूरत ही नहीं है यहाँ पर हार्ड वर्क का जरूरत है।
लेबर का जरूरत है, बैठ के पढ़ने का जरूरत है, किताबों के साथ टाइम स्पेंड करने का जरूरत है। इसको मोबाइल से पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये परीक्षा जो है किताब पढ़ करके निकलता है, मोबाइल से पढ़ के नहीं निकलता है। आपके पास सफिशिएंट नोट्स होने चाहिए, सफिशिएंट स्टडी मटेरियल होना चाहिए, और उसको लेकर के पढ़िए, उसको देखिए, बनाइए। और इस परीक्षा में सफल होने के लिए आपको मार्गदर्शन केवल एक ही टीचर क्या चाहिए, जो आपको आंसर राइटिंग की कला सिखा दे। बाद बाकी सारा कुछ आप खुद से कर सकते हैं। इतना आसान एग्जाम है। क्योंकि अभी आपको रात में पढ़ने की आदत नहीं है, इसलिए कम सोते हैं। आपको 7 घंटा सोना चाहिए, 7 घंटा से कम नींद नहीं लीजिए, फिर आपका ब्रेन का स्टेमिना धीरे धीरे कम हो जाएगा। 6 घंटा भी ठीक है, लेकिन 7 घंटा आप सो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम पिछला दिन क्या कहे थे, सेगमेंट्स को 8 ग्रुप में बांट, 3 ग्रुप में बांट दीजिए। 8-8 घंटा सब चीज के लिए, 8 घंटा पढ़ाई करने के लिए, 8 घंटा सोने के लिए, 8 घंटा इंटरटेनमेंट के लिए। पढ़ना भी बहुत नहीं है, दिमाग जब ठीक रहेगा ना। दूसरा, इसको गार्बेज फ्री, दिमाग को कूड़ादान नहीं बना लेना है कि जो मन कर इसमें डाल रहे हैं। इसमें वही चीज डालिए जो आपके लिए फ्रूटफुल है, और कम से कम 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल के लिए। कचड़ा लोगों से के नजदीक में रहोगे, इसमें केवल क्या जाएगा, कचड़ा जाएगा। तो गार्बेज फ्री इसको रखिए। जब फ्रेश माइंड रहेगा ना, ये जब फ्रेश रहेगा तब जाकर के ठीक से काम करता है। और इसमें जब निगेटिविटी आएगा, इसमें उल्टे पुल्टे विचार आएंगे जो कि नहीं आने चाहिए, वो आपको परेशान करेगा, वो आपके तैयारी को ठीक नहीं होने देगा। इसलिए 8-8 घंटा इंटरटेनमेंट भी करिए, हेल्दी इंटरटेनमेंट होना चाहिए। फ्रेंड्स ग्रुप है आपका, कहीं घूमने गए हैं, वो भी हेल्दी ग्रुप होना चाहिए, है ना। बातचीत कर रहे हैं, वो भी आपका हेल्दी होना चाहिए। यानी कंप्लीट हेल्दी रूटीन में आप रह करके तैयारी करिए, देखिए कैसे रिजल्ट नहीं होता है। आप कहोगे कि बहुत भीड़ है, तो जो भीड़ है ना, वो अनहेल्दी ग्रुप वालों का है, फ्रेश ग्रुप वालों का भीड़ नहीं है। फ्रेश ग्रुप वाले बहुत कम बच्चे होते हैं जिनका रिजल्ट हो जाता है। हमने क्या कहा कि बहुत संपन्न परिवार के आने वाले बच्चे, जो अपने ही इस इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे हैं जो संपन्न परिवार के थे, नहीं हुआ रिजल्ट। बहुत सारा बच्चा ऐसा है, पैर में हवाई चप्पल है, ढचकल पचकल स्थिति में है, बेचारा फी देने के भी योग्य नहीं हो। थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके, एप्लीकेशन देके फी भी कम कराया, पढ़ा, फर्स्ट टाइम में डीएसपी निकाल लिया, फर्स्ट टाइम में बीपीआरओ बना, फिर फर्स्ट टाइम में आरडीओ बना, तो हो जाता है उन लोगों का रिजल्ट। अब उससे तो अच्छा है ना जो बेचारा एकदम गरीबी स्थिति में आ रहा है, वो तो सरकारी स्कूल का बच्चा है, और जो एकदम वेल डेवलप्ड है वो पक्का सीबीएसई आईसीएसई का होगा। तो क्यों नहीं रिजल्ट हुआ सीबीएसई आईसीएसई होगा, क्यों हो गया बिहार बोर्ड वाले का रिजल्ट, सरकारी स्कूल वालों का? वो लगातार लगा रहा, फ्रेंड सर्किल मेंटेन नहीं किया, ठीक है। तो बहुत दोस्त का ग्रुप भी मेंटेन करिएगा ना, तो परेशान करेगा। तो बहुत ज़्यादा दोस्त का ग्रुप भी मेंटेन नहीं, ग्रुप छोटा रहे, 4-5 लोगों का ही रहे, 3-4 लोगों का ही रहे, पढ़ने वाले बच्चों का हो, जो मोटिवेट करे, जिसका और कोई काम धंधा नहीं हो, टोका फंसाना ये सब कोई काम नहीं हो, ठीक है। इन सब ग्रुप से बचा हुआ रहेगा तो पढ़ लेगा, और जो ये सब काम में उलझा हुआ रहेगा वो कहीं नहीं पढ़ेगा। समझ गया ना? तो क्या करना है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट में पढ़ाई करना। जब भी डिमोटिवेशन आए क्या काम करो, घर पे बात कर लो। घर से हमेशा जुड़े हुए रहना है, कभी भी नहीं कि दोस्तों के चक्कर में घर को ही भूल रहे हैं। कितना दिन हुआ बाबूजी से बात किए, तो सर 10 दिन हो गया बाबूजी से बात किए हुए। बाबूजी से तो 10 दिन हो गया बात किए हुए, तब तो जाओगे गड्ढा में, ठीक है। परिवार के साथ जुड़े रहे, परिवार ही मोटिवेट करता है, ठीक है, परिवार से ही प्रेरणा मिलती है। पिताजी से बात करिए, डांटेंगे भी तो मोटिवेशन आएगा वहां से। मैंने आपके साथ तो नहीं पता, हमको पर्सनली मिलता है उनके डांट में भी मोटिवेशन, इसलिए हम वो बता रहे हैं। वो पूछते क्या पढ़ाई लिखाई चल रहा है, कितने घंटे पढ़ रहे हो, दिन भर पढ़ा रहे हो या पढ़ भी रहे हो, बस उतना में ही चार्ज हो गए, और उस दिन एकदम जा करके पूरा एकदम खूब पढ़ाई हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो आपको मिल जाता है वहां से रास्ता, ठीक है। तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा, घर से आएगा। इसलिए मजबूती से पढ़ना है, एकदम 8 घंटा फिक्स कर लो कि सेल्फ स्टडी आपको करना है। कैसे करना है वो आप बना लीजिएगा। 2-2 घंटा का 4 रूटीन बना सकते हैं, 3-3 घंटा का 2, 1-2 घंटा का बना सकते हैं। रात का भी समय पढ़ने के लिए कोई खराब नहीं होता, वो भी बढ़िया समय होता है। दिन का समय भी पढ़ने के लिए खराब नहीं होता, हर समय अच्छा होता है। आपको अपनी सुविधा अनुसार, आपको कब पढ़ने में मन लगता है उस अनुसार बना लीजिए। आप किस समय कंफर्टेबल है पढ़ने के लिए, ठीक है। फिजिकली फिट रहिए, मेंटली फिट रहिए, फर्स्ट टाइम में रिजल्ट हो जाएगा। और ये दिमाग में बना करके रखिए कि पहला बार मौका मिला है पेरेंट्स को कुछ गिफ्ट देने का, तो वो गिफ्ट हम लोग फर्स्ट टाइम में दे देंगे। आई बात समझ में?
इसलिए पूरा हिस्ट्री जुबान पर, कहीं से कोई ईसा शताब्दी तुरंत रिप्लाई, पूरा का पूरा भूगोल जबान पर। यहाँ पर आईक्यू का जरूरत नहीं है यार, अपने से पढ़ के कर लो, ठीक है, अपने से पढ़ करके कर लो। कोचिंग खाली क्या काम करता है, पढ़ाई को आसान कर देता है, न कि आपका रिजल्ट ला देता है। इस भ्रम से निकल जाइए। आपके पढ़ाई को क्या करेगा, आसान कर देगा। मतलब इस चीज को पढ़ करके आप, हो सकता था 2 घंटा 3 घंटा आपको लगता है, इसको हमने क्या किया, आधा घंटा 30 मिनट में समझा दिया। कोचिंग का बस इतना ही रोल है। बाद बाकी अगर आप 3 घंटा देने के लिए तैयार है तो आप खुद से भी इस काम को कर लीजिएगा। स्पष्ट बात है। तो कोचिंग खाली आपका थोड़ा सा समय बचा देता है और कुछ नहीं करता है, इसलिए इसको आप खुद से भी पढ़ करके कर सकते हैं। इसलिए पूरा क्या करिए, पढ़ाई करिए, हर किताब को, हर चीज को क्या करिए, पढ़िए, हो जाएगा। क्लियर है? तो टाइम हो चुका है, तो ज्यादा हो गया है। एक चीज लिख लो बस, उसके बाद छोड़ देंगे। एक छोटा सा इंपॉर्टेंट है, उसको लिख लो, छोड़ देंगे। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन एक टॉपिक है, इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, वो लिख लो। इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, पारिस्थितिक संबंध। ठीक है, 3 इसमें कॉलम बनाइएगा। एक में लिखिएगा इंटरेक्शन, एक में लिखिएगा स्पेसीज ए, और दूसरे में लिखिएगा स्पेसीज बी। एक में स्पेसीज ए, दूसरे में स्पेसीज बी। पहला लिखिएगा, पहला पैरासिटिज्म, पैरासिटिज्म। स्पेसीज ए में लिखिएगा प्लस, स्पेसीज बी में लिखिएगा माइनस। ठीक है, इसको समझा देते हैं। दूसरा लिखिएगा प्रीडेशन, प्रीडेशन, प्रीडेशन। स्पेसीज ए में लिखिएगा माइनस, माइनस प्लस, स्पेसीज ए में माइनस, स्पेसीज बी में प्लस। ठीक है, तीसरा लिखिएगा कॉमन सेलिज्म, कॉमन सेलिज्म। कॉमन सेलिज्म में लिखिएगा प्लस, एक में प्लस और दूसरे में 0, कोई फायदा नहीं उसको। तीसरा में लिखिएगा चौथा लिखिएगा म्यूटेशन, म्यूटेशन। म्यूटेशन में दोनों को फायदा है। ठीक है, हो गया। पांचवा लिखिएगा कंपटीशन, कंपेटिशन। इसमें क्या है, दोनों को घाटा है। अब देखिए, इसमें पहला क्या है, पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म का मतलब क्या होता है, इसमें स्पेसीज ए जो है, पैरासिटिज्म में इसमें क्या होता है, जैसे परजीवी, परजीवी। तो स्पेसीज ए जो है वह क्या है, इसमें जैसे पैरासिटिज्म का एग्जाम्पल पूछा जाए तो स्पेसीज ए में आप किसको रखोगे, जो आपके शरीर पर आ रहा है, पैरासाइट को। और स्पेसीज बी में किसको रखोगे, खुद को। तो जो पैरासाइट आपके शरीर पर आ रहा है उसको आपसे क्या है, लाभ है, और आपको उससे क्या है, हानि है। तो इसी तरीके से ये बनाया गया है। प्रीडेटेशन में क्या हो जाएगा आपका, जो प्रीडेटर होते हैं, प्रीडेटर मतलब क्या होता है, शिकारी। तो जो शिकारी होता है
उसको आप किस में रखोगे, स्पेसीज बी में। उसको क्या है, लाभ है, जो उसका शिकार करे उसका क्या हो जाएगा, हानि। एक दो पॉइंट इसमें और लिख लो तब क्लियर हो जाएगा। पैरासिटिज्म में एक पॉइंट लिखना, पैरासिटिज्म लिख के डैश दे करके, पैरासिटिज्म इसमें डैश दे करके लिखिएगा। इन दिस केस स्पेसीज ए इज पैरासाइटिक which is generally smaller than B. Species A is parasitic which is generally smaller than B, comma the host। हो गया। हिंदी वाले लोग लिखेंगे इसमें स्पेसीज ए परजीवी है, परजीवी है जो स्पेसीज बी, स्पेसीज बी ब्रैकेट में लिख लो होस्ट HOST से छोटा है। दूसरा लिखिएगा प्रीडेशन, प्रीडेशन इसमें डैश देकर के लिखिएगा स्पून ए इज प्रीडेटर, SPOON, स्पून ए इज प्रीडेटर एंड स्पेसीज बी इज प्रे। ओ यहां स्पून नहीं स्पेसीज होगा। स्पेसीज ए इज प्रीडेटर एंड स्पेसीज बी ए इज प्रे, यानी स्पेसीज ए जो है वह क्या है, प्रीडेटर है, और स्पेसीज बी क्या है, प्रे है। हिंदी वाले लोग लिखेंगे स्पेसीज ए शिकार है, स्पेसीज बी शिकारी। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे कॉमनसेलिज्म। इसमें लिखिएगा स्पेसीज ए बिकम बेनिफिटेड वेयर बी रिमेन अनएफेक्टेड, वेयर बी रिमेन अनइन्फेक्टेड, अनएफेक्टेड। हिंदी वाले लोग लिखेंगे यहां स्पेसीज ए फायदे में है तथा बी को कोई नुकसान नहीं है। एग्जाम्पल इसका क्या आ जाएगा, सोचो। कई बार आप देखेंगे गाय भैंस जो होता है उसके कान में कौवा बैठ करके उसमें से उसका जो कान की गंदगी होती है वो निकालता है, और पक्षी भी उसके कान में घुस करके वो वैक्स को, मोम को क्या करता है, निकाल लेता है। तो इससे किसको लाभ है, एक को लाभ है, उसको उसका भोजन मिल गया जो आकर के जो पक्षी निकाल करके ले गया, और उससे भैंस को या भी गाय को या जो भी पशु है उसको कोई हानि नहीं है। तो ये जो रिलेशन होता है वह क्या कहलाता है, कॉमनसेलिज्म कहलाता है। क्लियर है ना, एक को लाभ मिला, दूसरे को कोई उससे हानि नहीं हुआ। हाँ, पशु में और पक्षी में ये रिलेशन देखते हैं। हाँ? वो भी मर गया और उसको भोजन मिल गया। एक और लिख लीजिएगा म्यूचुअलिज्म, म्यूचुअलिज्म है ना, म्यूटेशन है। ओह म्यूचुअलिज्म होगा, वहाँ म्यूटेशन गलत हो गया, म्यूचुअलिज्म कर लेना, यहाँ म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म डैश दे करके लिख रहे ना, लाइकेन, इसमें केवल डैश देके हिंदी वाले लोग भी लिख ले लाइकेन। लाइकेन समझ ही रहे हैं, किसमें, फंजाई और बैक्टीरिया, एल्गी ना, फंजाई और एल्गी का म्यूटेशन होता है तो लाइकेन बनता है। और लास्ट लिख लीजिएगा कंपटीशन, कंपटीशन डैश दे करके लिखिएगा।
A and B compete for some resource, A and B compete for same resource, each has a negative effect on each other. Each have negative effect on the each other. हिंदी वाले लोग लिखेंगे इसमें A और B समान वस्तु हेतु प्रतिस्पर्धा करते हैं जिससे दोनों को नुकसान है। ठीक है, तो ये पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में हम फॉरवर्ड कर देंगे इसका इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट का, उसको आप लोग देख लीजिएगा और लिख लीजिएगा। जैसे ही टेक्निकल वाले आ जाते हैं धीरज जी तो हम कर देते हैं तुरंत लेके।